आज मैं बस आपको एक वार्म अप क्लास देने जा रही हूँ जहाँ हम पहले ही स्टर्न गर्लैक के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं स्टर्न गर्लैक प्रयोग के डेटा का उपयोग करके स्पिन ऑपरेटरों से संबंधित मैट्रिसेस को दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। हम बिल्कुल ऐसा ही करने जा रहे हैं। यह एकमात्र ऐसा प्रयोग है जो हमें बताता है कि आपके पास एक क्वांटम कॉन्सेप्ट होगा अगर आप जेड दिशा के अनुदेश किसी इनहोमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड से होकर जाने वाले भारी चांदी के परमाणुओं को लेते हैं। तब आप क्लासिकल फिजिक्स की अवधारणाओं के विपरीत दो बीमों को विभाजित होते हुए देखते हैं। आप इसे उसी प्रकार लिख सकते हैं जिस प्रकार हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। हम मैग्नेटिक मोमेंटम के स्पिन कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन एनर्जी को म्यू डॉट बी के रूप में लिख सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट समानुपाती है। माना मैंने मैग्नेटिक फील्ड को जेड दिशा के अनुदिश लिया है, तब उस अवस्था में मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑपरेटर के जेड कंपोनेंट के समानुपाती होगा। ये सब वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए क्लासिकल अपेक्षाओं के विपरीत हम दो बीम देखते हैं। इसी कारण से मैंने आपसे इसे एक क्वांटम रिजल्ट कहा है। क्या होगा अगर आप इसे चित्रात्मक रूप से देखते हैं? आप यहाँ चांदी के परमाणुओं का बीम एक सीध में भेजते हैं जो एक इनहोमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरता है। क्लासिकल रूप से आपने यह उम्मीद की होगी कि अगर स्पिन का मैग्नीट्यूड +½ है, तब आप एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं जिसका मॉड s½ से लेस या इसके इक्वल होगा। यही आप क्लासिकल रूप से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इसे देखते हैं तो आप देखेंगे आपके पास केवल दो अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं जो कि डिस्क्रीट है। हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को -½ और +½ कहते हैं। अतः इस प्रयोग से यह पता चलता है कि स्पिन एक कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, जैसा कि हमने हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ देखा था। यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो यह डिस्क्रीट है। LZ ऑपरेटर हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन पर संचालित होता है और आपको mh क्रॉस देता है, जहां m एक इंटीजर है। यह एक क्वांटम कॉन्सेप्ट है और यही क्वांटम कॉन्सेप्ट इसी कारण चांदी के परमाणुओं पर भी लागू होता है। चांदी के परमाणुओं में L 0 के इक्वल अवस्था पाई जाती है, इसीलिए इसमें ऑर्बिटल एंगुलर नहीं होगा। इसलिए हम यह दर्शा सकते हैं कि यह स्पिन एंगुलर मोमेंटम के संगत है, वरना हमें इस बारे में विचार करना होता है कि क्या इसमें कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी शामिल है। यह हमें बताता है कि हमारे पास स्पिन ऑपरेटर का क्वांटिजेशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, आप एक स्टॉपर लगा सकते हैं जिससे इस बीम को और आगे जाने से रोका जा सके। यहाँ आप बस इसे अवशोषित कर सकते हैं और आप केवल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को -½ के रूप में फिल्टर कर सकते हैं जिससे यह फैलता रहे। इसलिए आप यहाँ एक स्टॉपर लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे यही कह रही हूँ। आइए हम SZ के मार्ग पर एक स्टॉपर रखते हैं जो कि इक्वल है +½ H क्रॉस के, ताकि SZ जो कि इक्वल है -½ H क्रॉस के फिल्टर किया जा सके। आप इस तरह के एक दिशा की फिल्टरिंग को कर सकते हैं क्योंकि बीम एक दिशा में आ रही है। माना कि फिल्टर करने के तुरंत बाद हम फिर से वही स्टर्न गर्लैक उपकरण करते हैं। Z दिशा के अनुदेश मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको दो बीम मिलेगी या फिर एक बीम ही मिलेगी। माना कि मैं यहाँ एक स्टॉपर रख देती हूँ और इस बीम को रोक देती हूँ। मैं इस बीम को लेती हूँ और इसे स्टर्न गर्लैक उपकरण से गुजरने देती हूँ जो कि इसके समान है। तब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? केवल वही ms इक्वल होगा, सिर्फ -½ के। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल यह एक ही है, यहाँ कोई अन्य कंपोनेंट नहीं है जो इसे गुजरकर अंदर आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे कहने का और क्या तरीका है? ये दोनों SZ ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं और हम SZ ऑपरेटरों के आइगन स्टेट्स में से एक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि किसी दूसरे SZ ऑपरेटर की आइगन वैल्यू मापना। एक बार जब मैं इसे माप लेती हूँ और मैं इसे एक ही सिस्टम से गुजरवाता रहती हूँ, यह उसी अवस्था में बना रहता
रहता है, यह दूसरी अवस्था में जाता है। यही गणित है और आपको क्वालिटेटिव तरीके से खोल के बताने का एक रास्ता भी। जब आप एक स्टॉपर लगाते हैं और दूसरे से गुजरने देते हैं और इसे फिल्टर करते हैं और इस फिल्टर की गई बीम को फिर से जेड दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसी स्टर्न गरलैक उपकरण से फिर गुजरने देते हैं। मैं एक शॉर्ट हैंड नोटेशन SG कैपिटल Z का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जिसका मतलब है कि स्टर्न गरलैक उपकरण में मैग्नेटिक फील्ड Z दिशा के अनुदिश है। हम जिस प्रश्न की अपेक्षा करते हैं उसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आउटपुट बीम में अभी भी SZ क्वांटम नंबर -12h क्रॉस ओरिएंटेशन होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को X दिशा के अनुदिश परिवर्तित करें। आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इस बीम को ले सकती हूँ जिसका ओरिएंटेशन -12h क्रॉस है। जब इसे Z दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने दिया जाता है तो मैं इसे लेती हूँ और एक स्टर्न गरलैक उपकरण के माध्यम से गुजरने देती हूँ जिसमें X दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी कारण मैं इसे SGX के रूप में निरूपित कर रही हूँ। आपकी इससे क्या अपेक्षाएं हैं? प्रयोगात्मक रूप से हम फिर से दो बीम देखते हैं और दोनों बीम की तीव्रताएं इक्वल हैं। यही हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं। अब हम कहेंगे कि इसके दो बीम में विभाजित होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और हम इसे लिखते हैं कि SGX के दो आइगन स्टेट्स के इक्वल सुपरपोजिशन होने के लिए SZ -12h क्रॉस स्टेट के इक्वल है, क्योंकि हमें इक्वल इंटेंसिटी प्राप्त हुई थी। एक बार जब आप इसे SGX के माध्यम से रखते हैं तो हम फिर से स्प्लिटिंग देखते हैं। माना हमारे पास एक SGZ है जिसे हम AG एटम की बीम से गुजरने देते हैं। आपके पास दो बीम है, पहली MS जो -12h क्रॉस के इक्वल है और दूसरी MS जो +12h क्रॉस के इक्वल है। मैंने यहाँ एक स्टॉपर लगा दिया, इसे अवशोषित होने के लिए बना दिया और इसे अवशोषित होने देती हूँ। मैं इस बीम को बनाती हूँ। अगर मैं एक और SGZ यहाँ रखती हूँ तो भी MS -12 के इक्वल ही बना रहता है और तब मैं उस बीम को लेती हूँ और मैं इसे SGX के माध्यम से गुजरने देती हूँ। अब क्या होता है? अब आपको दो बीम दिखती है। आपको दो बीम SX आइगन वैल्यू के साथ दिखाई देती है। पहला SX आइगन वैल्यू -12h क्रॉस और दूसरा SX आइगन वैल्यू +12h क्रॉस है। यहाँ इक्वल आइगन वैल्यू वाले दो बीम है। इसको SZ आइगन वैल्यू कहा जा सकता है। यह MS आपकी SZ आइगन वैल्यू को दर्शाता है। माना मैंने यहाँ एक स्टॉपर लगा दिया और इस बीम को SGZ के माध्यम से गुजरने देती हूँ तो अब इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैंने पहले ही +12h क्रॉस को फिल्टर करके निकाल दिया है, लेकिन इस सीरीज में जब मैं SJX करती हूँ चमत्कार ये होता है कि हमें दोनों कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि ये असंगत प्रेक्षण है। यदि माना कि Z दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित ऑपरेटर X दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है, तो तब उस अवस्था में इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर क्या होगा? यहाँ यह μZ BZ होगा, यहाँ यह μX BX होगा और म्यू ZSZ ऑपरेटर के समानुपाती है। B एक एक्सटर्नल फील्ड है, इसी प्रकार म्यू XSX ऑपरेटर के समानुपाती है। यदि आपने उसी सिंगल बीम के साथ MS को -12h क्रॉस के इक्वल होते देखा था तब मैं यह निष्कर्ष निकाल सकती था। माना मैंने इस बीम को नहीं देखा है तो तब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि SX और SZ कंपैटिबल ऑपरेटर हैं।
क्योंकि प्रयोगात्मक रूप से मैंने स्टर्न गर्लैक उपकरण की श्रेणी में 2 बीम देखी है, इसलिए मुझे पता है कि SXSZ 0 नहीं है। ये प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष है। यह असंगत है। यही हम प्रयोगों में भी देखते हैं। हमने अपने अंतिम लेक्चरों में इन थ्योरी के बारे में पढ़ा है। अब यदि आप प्रयोग के साथ उन लेक्चरों की पुष्टि करना चाहते हैं, तो हम जो देखते हैं वो है कि SX और SZ असंगत हैं। इसी चीज को आप स्टर्न गर्लैक में Y के साथ कर सकते हैं। चलिए, मुझे ऐसे बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह देखना शुरू कर देंगे कि विशेष रूप से SX ऑपरेटर का यह एक आइगन स्टेट जब Y के स्टर्न गर्लैक से होकर गुजरता है, तब यह आपको समान इंटेंसिटी वाली 2 बीम देता है। म्यू Z या म्यू Y ऑपरेटर के 2 क्वांटम स्टेट में स्प्लिट होने की इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। और मैं इसी बात को कह रहा था। चलिए हम किसी एक आइगन वैल्यू के मापन के मार्ग पर एक स्टॉपर लगा देते हैं, जिससे वो ब्लॉक हो जाएगा और दूसरा आइगन वैल्यू अन्य आइगन वैल्यू के स्टेट के अनुरूप फैलता रहेगा। फिल्टर होने के तुरंत बाद यदि आप इसे फिर से SGZ के साथ में डालते हैं तो आप समान आइगन वैल्यू प्राप्त करने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि यह समान आइगन स्टेट में रहता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसे SGX के साथ रखते हैं तो आप लीनियर सुपरपोजिशन देखना शुरू कर देंगे। यह प्रयोगात्मक रूप से क्या देखा है, यह कुछ ऐसा है जिस पर आप पहले ही काम कर चुके हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम Lx और Ly हम दावा करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से बहुत अलग नहीं है, जहाँ तक यह कम्यूटेटर है जैसा हम Lx Ly के साथ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि Sx Sy में भी एक ही कम्यूटेटर होगा। केवल एक चीज है कि स्पिन ऑपरेटर बहुत अलग स्पेस पर है, जिसका आपके नियमित पोजीशन स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, जिसका अर्थ है वे ऑपरेटर उन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटरों से बात नहीं करते हैं। हमारा उससे क्या मतलब है? मैं स्वतंत्र रूप से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को माप सकती हूँ। वे प्रतिस्पर्धी हैं क्योंकि वे 2 अलग अलग स्पेस हैं। जैसे अगर आपके पास 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर थे, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 थी और दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 थी, और मैं कहती हूँ कि ये 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर गैर अंतःक्रियात्मक हैं। आप लिख सकते हैं पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लैडर ऑपरेटर A1 और A1 डैगर। आप दूसरे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी आप B1 और B1 डैगर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये गैर अंतःक्रियात्मक है तो इसका क्या मतलब है? A1 डैगर A1 कम्यूटेटर -1 है, A2 डैगर A2 कम्यूटेटर -1 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर गैर अंतःक्रियात्मक हैं, इसका मतलब है AI के साथ AJ 0 है। आप लिख सकते हैं AI या A1 A2 डैगर के साथ 0 है और ऐसे ही आगे होगा। आप ऐसा कह सकते हैं। उसी प्रकार AI डैगर के साथ AI डैगर 0 है, जो कि तुच्छ है शीर्ष, और यह वाला इस मध्यवर्ती वाले को छोड़कर आपको बताता है कि ये 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर क्रियात्मक नहीं हैं। आप स्टेट को दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के समकालिक का आइगन स्टेट होने के लिए लिख सकते हैं। यदि मान लें कि यहाँ मैं स्टेट को N1 से दर्शाती हूँ और दूसरे स्टेट को N2 से दर्शाती हूँ, मैं स्टेट को N1, N2 के रूप में दर्शा सकते हैं यदि नंबर ऑपरेटर N उस पर ऑपरेट करता है। तो यह आपको N1 अल्पविराम N2 देगा। यदि दूसरे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नंबर ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करता है, यानी यह N2 N1 पर है। आप सही समझे। ये गैर संवादात्मक लेखन के लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इसी तरह स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं लिख सकती हूँ LML SMS
अगर इस पर कोई LZ ऑपरेटर है तो यह ऐसा ही होगा। अगर इस पर SZ ऑपरेटर है तो MS H क्रॉस होगा। यह उस L को नहीं छू पाएगा, यही बस मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि SZ के साथ LZ शून्य है। मैं और भी चीजें कर सकती हूँ कि L स्क्वायर SZ शून्य है और इसी प्रकार आगे भी है। आप दिखा सकते हैं L स्क्वायर के साथ LZ शून्य है। आप LX शून्य के साथ L स्क्वायर दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि LX शून्य है XZ के साथ और इसी प्रकार आगे भी है। आप अपने सभी एंगुलर मोमेंटम बीजगणित के गुणों का उपयोग करके चर्चा करना शुरू कर सकते हैं, जिसे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सीखते हैं। यह अनुमान लगाने के लिए कि ये दोनों दो अलग अलग स्पेस हैं, या तो गैर अंतःक्रियात्मक, या आप जानते हैं कि वे दो अलग अलग स्पेस हैं जिन्हें आप स्टेटों के डायराक औपचारिकता में पर कर सकते हैं। हमारे पोजीशन स्पेस से एक आंतरिक स्पेस बहुत अलग है, यानी आप Ly के सभी घटकों को S के सभी घटकों के साथ कह सकते हैं। किसी भी घटक के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट शून्य है। आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के समकालिक आइगन स्टेट लिख सकते हैं। आप कुल एंगुलर मोमेंटम J को L प्लस S के योग के रूप में भी लिख सकते हैं, जो संतुष्ट भी करेगा। अगर LX LY IH क्रॉस LZ है, SX SY IH क्रॉस SZ है, JX JY IH क्रॉस JZX होगा। केवल कम्यूटेटर का एक गुण है जो आप लीनियर ऑपरेटरों पर करते हैं। स्टर्न गरलैक प्रयोग से हम लिखने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेट्स को SZ के आइगन वैल्यू के रूप में लेकर हम लिख सकते हैं कि SZ ऑपरेटर क्या है। स्टर्न गरलैक प्रयोग आपको दो बीम SZ ऑपरेटर दिया है किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेट पर। यदि आप इसे इसके माध्यम से जाने दें तो यह आपको लीनियर कॉम्बिनेशन MS जो कि प्लस हाफ H क्रॉस के इक्वल प्लस MS माइनस हाफ H क्रॉस के इक्वल देता है। हम एक आर्बिट्रेरी स्टेट लिखने जा रहे हैं। आर्बिट्रेरी स्टेट में इसे कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन की दो संभावनाओं के रूप में लिख सकती हूँ। प्रयोग ने हमें यही बताया है। कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट मैं लिख सकती हूँ। मैं इस स्टेट को एक अप स्टेट द्वारा निरूपित करूंगी और इस स्थिति को एक डाउन स्टेट द्वारा निरूपित करूंगी। यह एक और नोटेशन है, लेकिन इसका मतलब वही है। यदि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या आइगन वैल्यू मापने की कोशिश करते हैं SZ ऑपरेटर के लिए, तो यह प्लस हाफ H क्रॉस होगा। प्लस हाफ H क्रॉस में इसे औपचारिक रूप से निरूपित कर सकती हूँ, जैसे कि यह अप डायरेक्शन में इंगित करता है और माइनस हाफ H इसे डाउन डायरेक्शन में इंगित करता है। यह केवल निरूपित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। आप इसे सिद्धांत के अनुसार अप स्पिन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि किसी कोएफिशिएंट टाइम्स C के साथ दो बार डाउन स्पिन होगा। योग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप SZ ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे? SZ अप स्पिन पर प्लस हाफ H क्रॉस अप स्पिन है, डाउन स्पिन पर SZ है माइनस हाफ H क्रॉस डाउन स्पिन। इन दोनों का प्रयोग करके क्या हम मैट्रिक्स ऑपरेटर लिख सकते हैं? आप इसके मैट्रिक्स एलिमेंट को अप के साथ ले सकते हैं, जो आपको शून्य नहीं देगा। नीचे के साथ यह शून्य हो जाएगा। वह क्या होगा? किस कोएफिशिएंट के साथ? हाफ H क्रॉस। फिर यह एक माइनस हाफ H क्रॉस डाउन के साथ
क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? इन दो स्टेट के कई लीनियर वेक्टर स्पेसेस किया है। अगर मैं आपको ये दो डेटा देती हूँ, आप मैट्रिक्स एलिमेंटों को पता करने का प्रयास दो डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस में करें। ऑपरेटरों के लिए 4 आधार स्टेट्स होंगे। ऑपरेटरों के ऑफ डायगोनल एलिमेंट सभी शून्य हैं। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। क्या आप यह भी लिख सकते हैं कि इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? वो होंगे हाफ एच क्रॉस 0 0 माइनस हाफ एच क्रॉस। अगर मैं पहले स्टेट को ऊपर अप रखती हूँ तो यह नीचे डाउन रखती हूँ, तो एस जेड ऑपरेटर 2 है। एक ऑपरेटर आधार है जिसका आप विस्तार कर सकते हैं। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, हाफ एच क्रॉस अप अप माइनस हाफ एच क्रॉस डाउन डाउन। और आप यह पता लगा सकते हैं कि एस एक्स अप के साथ क्या है जो हाफ एच क्रॉस डाउन एस हो जाएगा जेड डाउन के साथ होगा माइनस हाफ एच क्रॉस अप एस जेड डाउन के साथ होगा 0 डाउन एस जेड अप के साथ 0 हो जाएगा। इसलिए इनका उपयोग इस ऑपरेटर के साथ करके आप एस जेड को हाफ एच क्रॉस एक 0 0 माइनस 1 लिख सकते हैं। हम इस मैट्रिसेस पर वापस आएंगे। इन मैट्रिसेस में कुछ विशेष गुण होते हैं। एक 0 0 माइनस 1 मैट्रिक्स के गुण क्या हैं? यह ट्रेसलेस है। इन मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू प्लस या माइनस 1 होती है। इस मैट्रिक्स के स्क्वायर में क्या होता है? मुझे इस मैट्रिक्स को एक नोटेशन द्वारा बोलने दे, इस पर वापस आएंगे। हम इसे सिग्मा जेड कहते हैं। सिग्मा जेड ट्रेसलेस है। आइगन वैल्यू प्लस या माइनस 1 है। आप यह भी दिखा सकते हैं कि सिग्मा जेड स्क्वायर आइडेंटिटी है। यह भी दिलचस्प है कि आप वह कर सकते हैं जो इसे आई थीटा सिग्मा जेड है। यह क्या होगा? 1 प्लस आई थीटा सिग्मा जेड प्लस आई थीटा स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल सिग्मा जेड स्क्वायर और इसी तरह। सिग्मा जेड स्क्वायर आइडेंटिटी है। आप चीजें जोड़ते जा सकते हैं। क्या कॉस थीटा मिलेगा? चलिए इसे लिखते हैं। यह दिखाया जा सकता है कॉस थीटा प्लस आई सिग्मा जेड साइन थीटा। यह अभी भी एक मैट्रिक्स है। आप यहाँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स डाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा जेड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। यह एक अच्छा तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिसेस ट्रेसलेस हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट माइनस 1 है और आइगन वैल्यू प्लस या माइनस 1 है और इसका एक अच्छा गुण भी है। इन मैट्रिसेस की पावर्स की भी हमेशा आइडेंटिटी होती है। इसलिए सिग्मा जेड पावर 2n प्लस 1 सिग्मा जेड है। सिग्मा जेड पावर 2n सिग्मा है। माफ करें, यह आइडेंटिटी है। हम परोक्ष रूप से जानते थे कि इसे एक ट्रेसलेस मैट्रिसेस होना है। हमें यह कैसे पता चला कि
औपचारिक रूप से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जब मैं Lx Ly को h क्रॉस Lz के लिए लिखती हूँ। अगर मैं ट्रेस लेती हूँ, ये सभी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेसेस हैं जिन पर यह कार्य करता है। यह साइड दो ऑपरेटरों के कम्यूटेटर का ट्रेस है जो कि 0 है। आपने इसे एक अभ्यास के रूप में किया है, जिसका अर्थ है Lz का ट्रेस होना चाहिए सिर्फ 0, जिसका मतलब है Lz को एक ट्रेसलेस ऑपरेटर होना चाहिए। मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो कुछ भी किया, दावा है कि यह सच होना चाहिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, और सिग्मा जेड आनुपातिकता तक है। सिग्मा जेड इस जेड के आनुपातिक है। अगर मैं यहाँ एक ट्रेस लेती हूँ और यहाँ एक ट्रेस, तो ये एस जेड के ट्रेस का संकेत देता है जो सिग्मा जेड के ट्रेस के समानुपाती है और 0 होना चाहिए। इसलिए सभी घटकों के लिए एक ही तर्क चलेगा। जो भी अन्य मैट्रिसेस हमें मिलने वाला है, मैंने इसे स्टर्न गरलैक उपकरण के माध्यम से रखा। एक्स दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप दिखा सकते हैं कि एस एक्स का ट्रेस 0 होना चाहिए। हम एक संबंधित सिग्मा एक्स लिख सकते हैं